लिखने का भी था, लेकिन लिखते किसे। टेलीफोन और मोबाइल की सुविधा होने के बाद भी जब तक माँ जीवित थीं, महीने में कम से कम एक बार पत्र अवश्य लिखता था। उसका मानना था कि टेली कितनी भी देर तक बात कर लो, वह भाव पैदा नहीं हो पाता जो पत्र के माध्यम से होता है। वह जबलपुर से दुर्ग तक का टिकट खरीदकर प्लेटफार्म पर एक कुर्सी पर बैठ गया। अमरकंटक एक्सप्रेस के आने में करीब 1 घंटे का समय था। अपने बक्से को कुर्सी के नीचे रखकर वह बस यूं ही आसपास टहलने लगा। वह घर जरूर लौट रहा था, लेकिन मन में कोई उत्साह नहीं था। 2-4 ट्रेनों की आवाजाही और लोगों की भीड़ को देखकर वह ऊब गया और वापस कुर्सी पर बैठ गया। उसने अपनी आंखें मूंद लीं। पलकें बंद होते ही उसके मन में तरह तरह की स्मृतियां एक के बाद एक ट्रेन की तरह धीरे धीरे सरकने लगीं और फिर सर पर दौड़ने लगीं। पढ़ने लिखने में जय शुरू से ही होशियार था। हर कक्षा में प्रथम श्रेणी में पास होता था। कद काठी भी ठीक थी। कबड्डी, खो खो और वॉलीबॉल का अच्छा खिलाड़ी था, इसलिए बदन गठीला था। पिताजी गांव के एक साधारण किसान थे और मां आम गृहिणी। आर्थिक अभाव के बावजूद जय को किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी। इकलौता पुत्र होने के चलते वह अपने माँ बाप सहित यार दोस्तों और पड़ोसियों का भी दुलारा था। 12वीं कक्षा की परीक्षा उसने शानदार 90% अंकों के साथ पास की। माँ बाप की खुशियों का कोई पारावार नहीं था। मोहल्ले भर में मिठाइयाँ बटी थी उस दिन। जय ने बड़े ही उत्साह के साथ अपने गांव से 10 किलोमीटर दूर दुर्ग के शासकीय महाविद्यालय में बीए में दाखिला लिया। माँ बाप का सपना था कि वह उच्च शिक्षा ग्रहण कर ऊंचा सरकारी पद हासिल करे। कॉलेज की पढ़ाई करते मात्र 4 माह ही बीते थे कि भारतीय थल सेना में भर्ती के लिए रैली निकली। जय के बहुत सारे मित्र भर्ती के लिए आवेदन दे रहे थे। उसने भी महज उत्सुकतावश ही आवेदन कर दिया। उसने सोचा कि आगे भी कोई प्रतियोगी परीक्षाओं का सामना करना पड़ेगा, इसलिए कभी न कभी शुरुआत तो करनी ही होगी। यह शुरुआत उसे अच्छी लगी। आवेदन करते समय कभी नहीं सोचा था कि वह सैनिक बनेगा। उसने तो केवल अनुभव लेने के लिए ही फॉर्म भर दिया था। यही कारण था कि उसने इस संबंध में अपने माँ बाप से कोई सलाह नहीं ली थी। हालांकि कुछ दिन बाद उसके माँ बाप को पता चल ही गया। उसकी माँ बहुत उदास हो गई और रोने लगी। वह अपने कलेजे के टुकड़े को कभी भी अपने से दूर नहीं भेजना चाहती थीं। पिता ने बहुत मुश्किल से समझाया कि उसने महज आवेदन भरा है, नौकरी नहीं मिली है। फिर जय को समझाते हुए कहा कि यदि तुम सेना में जाने के लिए गंभीर हो तो मैं रोकूंगा नहीं, क्योंकि यह मेरे लिए और तुम्हारी माँ के लिए फक्र की बात होगी कि हमारा इसलिए वह शारीरिक, मानसिक और लिखित परीक्षा में आसानी से पास हो गया। जिस दिन वह ट्रेनिंग के लिए रवाना हुआ, उस दिन माँ बाप सहित गांव के लोग बड़ी संख्या में उसे रेलवे स्टेशन तक विदा करने गए थे। किसी ने जय का कंधा पकड़ा तो उसकी तंद्रा टूटी और वह वर्तमान में लौट आया। उस आदमी ने कुर्सी पर रखे एक बैग की ओर इशारा करते हुए पूछा कि भाई साहब, क्या यह आपका है? जय ने इंकार में सिर हिलाते हुए जवाब दिया। उस आदमी ने फिर पूछा कि क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? जय ने कहा, अवश्य। उस आदमी ने फिर पूछा, आप कहाँ तक जा रहे हैं? जय ने संक्षिप्त उत्तर दिया, दुर्ग। उस आदमी ने खुश होकर कहा, अरे वाह, आप तो मेरे इलाके के हैं। मैं रायपुर जा रहा हूँ। अनाउंस हो रहा है कि अमरकंटक एक्सप्रेस आधा घंटा लेट से चल रही है। वैसे आपका बर्थ कौन सा है? जय ने बुझे स्वर में जवाब दिया, भाई मैंने रिजर्वेशन नहीं कराया है। इतना कहकर उसने फिर से आंखें मूंद लीं और कुर्सी से सिर टिका लिया। उसकी स्मृतियां फिर चहलकदमी करने लगीं। ट्रेनिंग के तत्काल बाद जय की पहली पोस्टिंग जम्मू में हुई थी। उसने बड़े ही उत्साह और विस्तार के साथ पिताजी को 8-10 पन्नों का पत्र लिखा था।
कुछ महीने बाद ही उसकी पोस्टिंग पठानकोट में हो गई। इसके बाद कभी उरी तो कभी जालंधर तो कभी श्रीनगर। जय जहां अपनी नौकरी से खुश था, वहीं उसके माँ बाप उसके लिए तरह तरह के सपने देखने लगे। पिता के बस 2 ही काम रह गए थे, अपनी थोड़ी सी जमीन पर खेती करना और जय को बराबर पत्र लिखना। इस बार पिता ने जो पत्र लिखा था वह खास था। पत्र के साथ एक तस्वीर भी भेजी थी और पूछा था कि कैसी है। यदि पसंद आ जाए तो लौटती डाक से जवाब लिखना, और यदि उसकी अपनी कोई खास पसंद हो तो वह भी बताना, ताकि उसके परिजनों से मिलकर बात आगे बढ़ाई जा सके। तस्वीर के साथ लड़की का संक्षिप्त ब्यौरा भी था। जय ने पत्र में मात्र इतना ही लिखा कि जैसा माँ और आप चाहते हैं वैसा ही होगा, मुझे भी लड़की पसंद है। तय हुआ था कि जय जब भी छुट्टियों में आएगा तत्काल विवाह की रस्में पूरी होंगी। रिश्ता तय हुए 6 महीने भी नहीं बीते थे कि अचानक एक दिन जय के पिता की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई। उस समय जय श्रीनगर के एक संवेदनशील और सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण जगह पर तैनात था। उसे पिता की मौत की खबर करीब 1 माह बाद मिली। आकस्मिक छुट्टी लेकर जब जय गांव आया तो उसकी मां पूरी तरह टूट गई थी, शारीरिक रूप से बेहद कमजोर हो गई थी। जय पूरे 2 माह की छुट्टी लेकर आया था। इस बीच उसने लड़की के परिजनों को फोन से सूचना दे दी थी कि फिलहाल शादी टाल रहे हैं, आगे की तारीख तय करने के बाद बताएंगे। मां चाहती थी कि जय नौकरी से इस्तीफा देकर लौट आए, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। उन दिनों पड़ोसी देश के साथ भारत के संबंध अच्छे नहीं थे और माहौल तनावपूर्ण था। ऐसे में यदि वह नौकरी छोड़ देता तो उस पर सदा सदा के लिए कायर होने का दाग लग जाता। यह जिल्लत वह झेल नहीं पाता और उसका जीवन नरकमय हो जाता। जैसा कि आशंका थी, कारगिल युद्ध छिड़ गया। जय को लौटना पड़ा। इसी युद्ध के बीच किसी अज्ञात बीमारी से उसकी मां भी चल बसी। जय को कई महीने के बाद इसका पता चला। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, भोपाल से दुर्ग तक जाने वाली अमरकंटक एक्सप्रेस कुछ ही देर में प्लेटफार्म नंबर 2 पर आने वाली है। इस सूचना के बार बार दोहराने से जय फिर अतीत से बाहर निकलकर वर्तमान में लौटा। यह अच्छा था कि जय प्लेटफार्म नंबर 2 में ही बैठा था। ट्रेन यहां करीब 10 मिनट तक रुकी। जय आखिरी डिब्बा यानी जनरल बोगी में सवार हो गया। वह ट्रेन में सवार तो हो गया, अपने गंतव्य तक 12 घंटे में पहुंच भी जाएगा और यह सफर खत्म हो जाएगा। लेकिन जिंदगी के सफर का क्या होगा? गांव जाकर वह करेगा क्या? खेती बाड़ी करना तो उसे आता नहीं। क्या पता उसकी जमीन बची भी है या नहीं, किसी ने हड़प तो नहीं ली होगी। उसे अपने जीवन यापन की चिंता नहीं है। हर महीने पेंशन की राशि इतनी मिलेगी कि उसके लिए पर्याप्त होगा, और फिर आगे कुछ विकल्प भी हैं। भूतपूर्व सैनिक होने के नाते वह किसी दूसरी नौकरी के लिए आवेदन कर सकता है, बीए की अधूरी पढ़ाई पूरी कर सकता है। करने के लिए तो वह बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन बिना माँ बाप के या फिर जीवन साथी के। वह इतना तो समझ ही गया था कि जिस लड़की से उसका विवाह तय हुआ था उसकी दूसरी जगह शादी हो गई होगी। इतना लंबा इंतजार, और वह भी एक मामूली सिपाही के लिए कौन करेगा? वह सोचने लगा कि यदि वह शादी करना भी चाहे तो 40 साल की इस अधेड़ उम्र में कौन अपनी लड़की का हाथ उसे सौंपेगा। जय को खिड़की के पास सिंगल सीट मिल गई थी। रात 10 बजे के बाद उसने ऊपर लगी लाइट को बुझाकर सोने की काफी कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाया। उसने लाइट फिर से जला दी और सारी रात जागकर खिड़की के पार गांवों, खेत खलिहानों और जंगलों को देखता रहा। सुबह करीब 5 बजे ट्रेन बिलासपुर पहुंची। 2-4 यात्रियों को छोड़कर सारे लोग उतर गए। बोगी का खालीपन जय के भीतर समा गया। इससे पहले कि ट्रेन वहां से रवाना होती, एक उसकी ही उम्र की विधवा उस बोगी में सवार हो गई और जय के बगल में बैठ गई। जय ने सहानुभूति जताते हुए मन ही मन कहा, बेचारी किस्मत की मारी होगी। सुबह सुबह सूरज की रोशनी खिड़की से पार होकर उस स्त्री के चेहरे पर पड़ रही थी। उसका कुम्हलाया चेहरा कुछ देर के लिए दमकने लगा। जय बस यूं ही मुस्कुरा उठा। तभी मानो उसे बिजली का झटका लगा। उसने बदहवास नीचे झुककर बक्सा खोला और उस लिफाफे को खोलने लगा जिसे उसके पिता ने भेजा था
और उसमें एक लड़की की तस्वीर थी। तस्वीर और बगल में बैठी वह स्त्री लगभग एक जैसी दिख रही थी। जय ने पूछना चाहा, लेकिन साहस नहीं जुटा सका। इस बीच भाटापारा तिल्दा जैसे अनेक स्टेशन पार हो गए और वह इसी उधेड़-बुन में फंसा रहा कि उससे बात करें या नहीं। ट्रेन जब रायपुर पहुंच गई तो उससे रहा नहीं गया और पूछ बैठा, माफ कीजिएगा, मैंने आपको इससे पहले कभी नहीं देखा है, लेकिन मेरे पास एक तस्वीर है, यह देखिए। स्त्री हैरत में पड़ गई। पूछने लगी कि वह तस्वीर तो उसके कॉलेज के जमाने की है, उसके पास कैसे पहुंची? जय ने जवाब देने से पहले पूछा, क्या आपका नाम सुधा है? क्या आप गुंडरदेही की रहने वाली हैं? क्या आपका विवाह कभी किसी फौजी के साथ होने वाला था? स्त्री ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, हाँ, लेकिन आप यह कैसे जानते हैं? फिर गौर से जय का चेहरा देखने लगी। दरअसल तब उसे भी जय की तस्वीर दिखाई गई थी। इतने वर्ष बीत जाने के बाद वह पहचान नहीं पाई। पहचानती भी कैसे, क्योंकि उस समय जो तस्वीर देखी थी उसमें जय मात्र 18 साल का था। दोनों के बीच दुर्ग स्टेशन पहुंचने तक बातचीत होती रही। सुधा ने बताया कि उसकी शादी उसलापुर में हुई थी। पति को गुजरे 10 वर्ष बीत गए, कोई संतान नहीं। सास ससुर की प्रताड़ना को बर्दाश्त और नहीं कर पाई, इसलिए सुबह सुबह घर छोड़कर जा रही हूँ। अभी कहाँ जाओगी? जय पूछ बैठा। सुधा ने बताया, कुछ सूझ नहीं रहा है, मायके लौट रही हूँ। यदि वहां भी कोई सहारा नहीं मिला तो आगे वह कुछ नहीं बोल सकी। जय ने काफी सोच विचार कर कहा, मैं भी सेना से रिटायर होकर गांव लौट रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि ट्रेन का यह संक्षिप्त सा सफर जीवन सफर बनकर आगे भी जारी रहेगा। सुधा कुछ न कह सकी, बस आंखें नम हो गईं। सफर, श्री किशनलाल की ये कहानी अभी आप सुन रहे थे कथायन में। नमस्कार।